नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। 10वें दौर की वार्ता में भी किसान और सरकार के बीच बात नहीं बनी। वहीं इनेलो ने भी किसानों के समर्थन में बिगुल फूंक दिया है। इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला ने अंबाला से किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये ट्रैक्टर यात्रा हरियाणा के कई जिलों से होती हुई दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेगी। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने और किसान आंदोलन का समर्थन में लोगों को जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। ट्रैक्टर यात्रा पर रवाना होने से पहले अभय चौटाला ने अपने इस्तीफे की बात को एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि विधानसभा स्पीकर को दोबारा से इस्तीफा भेजा जाएगा और अगर फिर भी इस्तीफा नहीं स्वीकार किया जाता है तो 27 जनवरी को खुद जाकर स्पीकर को लिखित में इस्तीफा सौंपेंगे। मजबूत हो आंदोलन, इसके लिए अपने अपने गांव में लोगों से संपर्क करें और साथियों को बुलाएं। 26 तारीख को एक ऐसा जमावड़ा वहां इकट्ठा हो कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी बात पे पुनर्विचार करना पड़े, अपने फैसले पे पुनर्विचार करना पड़े। देश के प्रधानमंत्री को अपने द्वारा जो उन्होंने, क्योंकि सत्ता में बैठ करके लोग ही गलतियां करते हैं, अगर कोई गलत कानून बनाया है तो उसमें सुधार करें और अपनी गलती का एहसास अपने आप को करवाएं और उसको वापस लेकर के काले कानूनों को 26 जनवरी को हरियाणा देश के किसान की डिमांड को पूरा करें। सरकार जानबूझ करके लोगों में भ्रम पैदा करना चाहती है और मेरा इस्तीफा मंजूर करने की बजाय उसको टालना चाहती है। इसलिए 27 तारीख तक के मेरे कार्यक्रम बने हुए हैं। मैं 26 तारीख की रात को चंडीगढ़ आकर के सोऊंगा। अगर 26 तक मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया तो ठीक है, नहीं 27 को सुबह आप सबको निमंत्रण देकर के अपने साथ ले जा करके स्पीकर के सामने दोबारा से दस्तखत करके उसको इस्तीफा सौंपूंगा और वहीं उनसे आग्रह करूंगा कि मेरा इस्तीफा आप अभी तुरंत मंजूर करें। इसके ऊपर अब कोई नुक्ताचीनी करने की बजाय इस्तीफा मेरा मंजूर करके आप वाइट दे करके कहें कि मैंने इनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया, ताकि मैं अपनी जिम्मेवारी को आगे निभा सकूं और मैं इस विधानसभा के सदस्य से मुक्ति पा सकूं। ये इस बात से अंदाजा लगा लें कि सरकार जो है, आज प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। लोगों का भरोसा सरकार से उठ चुका है। पूरा प्रदेश जो है आज सरकार के खिलाफ है। आज कोई मंत्री, कोई एमएलए, मुख्यमंत्री, कोई भी किसी भी कार्यक्रम में जाकर के हिस्सा नहीं ले सकते। हिस्सा लेने के लिए जाते हैं तो लोग ना केवल विरोध करते हैं बल्कि लोग उनको इस बात के लिए मजबूर कर देते हैं कि उनको कार्यक्रम बीच में छोड़ के जाना पड़ता है। फतेहाबाद और सिरसा से भी सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए ट्रैक्टर लेकर रवाना हुए। इस दौरान रवाना होने से पहले किसानों ने बताया कि 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। इसके लिए किसान नए नए ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, जिन्हें लेकर किसान दिल्ली पहुंचेंगे। किसान नेताओं ने बताया कि इससे पहले 17 जनवरी को किसान संयुक्त मोर्चा की एक बैठक होगी, जिसमें किसानों की आगामी रणनीति का खुलासा किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये घोषणा की है। इसी सिलसिले में जिन जिले में शहीद हुए किसानों के परिवार को कांग्रेस विधायक दल की तरफ से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाएं। और साथ साथ कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने बताया कि सभी कांग्रेस विधायक मिलकर मृतक किसानों के आश्रितों को आर्थिक मदद दे रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर मृतक किसानों के आश्रितों को नौकरी सहित अन्य मदद भी दी जाएगी। कांग्रेस विधायक सुभाष गांगुली, जगबीर मलिक, इंदुराज नरवाल भालू और सुरेंद्र पवार ने इंटल कला गांव में मृतक किसान जगबीर और उझाना में मृतक किसान किताब सिंह के आश्रितों को 2-2 लाख की सहायता राशि दी। मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि हम सब विधायक मिलकर जो शहीद हुए इस किसान आंदोलन में हर परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद देंगे। और ये भी फैसला हुआ सरकार आने के बाद इनके परिवारों को नौकरी और जो भी सहायता सरकार कर सकेगी उस समय सरकार करेगी। सभी विधायकों से ने इसके अंदर सहयोग किया और उन्होंने आदेश दिए और हमारी ड्यूटी लगाई। बाकी दूसरे विधायकों की दूसरी जगह ड्यूटी है और हमारी सुरेंद्र जी मलिक साहब हैं, भाई विधायक जी, हमारी ड्यूटी लगाई थी कि हम गंगाना, ईटल कला और उजाना
जो शहीद हुए हैं हम उनको सहायता करें। एक किसान है वो शहीद हो गया अपनी किसानी के लिए, अपने पूरे समाज के लिए, पूरे अपने एक वर्ल्ड में एक नाम जाएगा इनका, तो उसकी कोई 2 लाख में कोई उसकी क्षतिपूर्ति तो हो नहीं सकती। 2 लाख विधायक दल ने दिए, 51,000 रुपये मैंने मेरी निजी कोष से, मेरे गुआंढ मेरी सीम लगती है, मेरे गांव मेरा सबसे चाचा था मेरा ये, तो हमने 51,000 रुपये मैंने 2 लाख विधायक दल जी ने दिए हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने। तो ये एक आर्थिक मदद है और भविष्य में भी सरकार बनने पर एक नौकरी और उसको परिवार को आगे एक आर्थिक रूप में आगे ले जाने के लिए भी प्रयास करेंगे हम। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से यहां झज्जर दिल्ली सीमा पर स्थित टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शिरकत करते हुए किसानों के बीच पहुंचे। किसानों के बीच बैठकर उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए ना सही, कम से कम इंसानियत के नाते ही इन कृषि कानूनों को रद्द करे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। फरीदाबाद में जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा न मिलने से नाराज दर्जनों गांव के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च कर लघु सचिवालय सेक्टर 12 के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ट्रैक्टर मार्च कर लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार और प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उनकी राशि नहीं मिली तो वो 26 जनवरी को फरीदाबाद में ट्रैक्टर परेड करेंगे। तो आपको बता दें कि मुआवजे की मांग को लेकर किसानों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। मुआवजे की मांग किसान कर रहे थे और उसी को देखते हुए ये प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया गया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी से आरंभ होगा। इस समय हम कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में है। कुरुक्षेत्र जिले की यदि बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले में LNJP सहित CHC पेवा, CHC मथाना में जो है सेंटर बनाए गए हैं जहां की जो है कोरोना वैक्सीनेशन की जाएगी। इससे पहले यहां पर जो है ड्राई रन हो चुका है और कल का इंतजार है। कल जब लगभग 5,149 कोरोना योद्धाओं को जो है कोरोना की डोज दी जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक जो है ये कोरोना की डोज जो है दी जाएगी। इसके लिए 28 अधिकारी व एक कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर यदि कार्यक्रम की यदि बात की जाए तो सबसे पहले जिन कोरोना योद्धाओं को जो है वैक्सीनेशन डोज दी जानी है उनकी सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग होगी, उन्हें मास्क दिया जाएगा। उसके बाद सूची में जो है उनका नाम जांचा जाएगा, फिर उनके पंजीकरण की जांच होगी। उसके बाद जो है चौथे चरण में जो है उन्हें कोरोना की डोज दी जाएगी। उसके बाद जो है लगभग आधे घंटे तक जो है उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ताकि यदि कोई अप्रिय स्थिति हो तो उससे जो है निपटा जा सके। कुल मिलाकर अब कल का इंतजार है जब कल 16 जनवरी को जो है कोरोना वैक्सीनेशन की अभियान की शुरुआत होगी। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। रेवाड़ी में शनिवार से टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता श्याम बाटला ने। 16 जनवरी 2021 ये वो तारीख है जिसका देश दुनिया को बड़ी बेसब्री से, बड़ी बेताबी से इंतजार था, क्योंकि यही वो तारीख है जिस दिन सुबह सवेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोवैक्सीन का उद्घाटन करेंगे, लॉन्चिंग करेंगे, जिसके तुरंत बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। रेवाड़ी के नागरिक हॉस्पिटल में भी ये वैक्सीन पहुंच चुकी है। यहाँ पर 5700 डोज पहुंची हैं और पहले चरण के अंदर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान यहाँ पर लोगों का उपचार किया, उनकी सेवा की, तो इस नाते से सबसे पहले उन्हीं का राइट बनता है और सरकार का फैसला है कि सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को ही यहाँ पर कोवैक्सीन का इंजेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पर 281 पहले स्वास्थ्यकर्मी ऐसे होंगे जिनको सुबह लॉन्चिंग के तुरंत बाद यहाँ पर कोवैक्सीन दी जाएगी, जिसकी तैयारियाँ अभी से
पूरी कर ली गई हैं। इसका पहले ट्रायल भी हो चुका है। लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को बार बार आगाह कर रहा है कि कोवैक्सीन का जो इंजेक्शन है वो ज़रूर लगाएं, खुद सुरक्षित रहें और दुनिया को भी सुरक्षित रखें। श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़, रेवाड़ी। यमुनानगर में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर हुई तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले सम्मान के तौर पर एक सफाई कर्मचारी को यह वैक्सीनेशन दी जाएगी। में भी कल से वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन सबसे पहले सीएम और डॉक्टर विजय दहिया खुद लगवाएंगे। दूसरा उनकी धर्म पत्नी एमएस जगाधरी डॉक्टर पूनम दहिया लगाएगी। कल 6,944 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और सभी की सूचीबद्ध कर लिया गया है। इसके लिए 6 सेंटर बनाए गए हैं। 3 शहरी क्षेत्र के हैं, 3 बाहरी क्षेत्र के हैं। जानकारी देते हुए डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि जिस तरह से वैक्सीनेशन आई है, उपायुक्त मुकुल के शुमार सभी जगहों का जो दौरा कर लिया गया है और सभी तरह से जानकारी ले ली गई है। कौन वैक्सीन लगाएगा, किसको लगाई जाएगी, किस जगह पर लगानी है, तो इस तरह से ताकि ये वैक्सीन लगने के बाद किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी ज़रूर कोई बात हो सकती है और जो पहली डोज उनको लगेगी उससे आम आदमी को ये भी पता चलेगा कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और ये एक हमारी स्वतंत्रता दिलाएगी। जो हम दबे बैठे थे और डर था कि कोरोना का कहीं महामारी ना हो, तो एक मील का पत्थर साबित होगी। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। झज्जर जिले में कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। विभाग के अधिकारियों की माने तो जिले भर में 8,000 डोज वैक्सीन पहुंचेगी और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जिले भर में वैक्सीनेशन का काम शनिवार से शुरू हो जाएगा। ये जानकारी जिला सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दहिया ने दी है। उन्होंने बताया कि पहले फेज में बहादुरगढ़ हॉस्पिटल और डीघल सीएचसी में वैक्सीनेशन का काम होगा। उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीनेशन के आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इससे किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि जिले में कोरोना का रिकवरी रेट 98% तक जा पहुंचा है। तारीख को माननीय पीएम साहब के इनागुरेशन के बाद हम 2 जगह वैक्सीन लगाएंगे, एक सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में और एक सीएचसी डीगल में। इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगी पहले फेज़ में। वो सारे के सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हमने रजिस्टर कर रखे हैं। कोविन ऐप के थ्रू उनको मैसेज जाएगा उन्होंने कब आना है और उस समय उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए दोनों जगह पे 5-5 टीम तैयार है हमारी। पूर्ण रूप से जो कोविड का प्रोटोकॉल है वहाँ पे फॉलो किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, मास्क देखा जाएगा पहन रहे कि नहीं पहन रहे, हैंड सैनिटाइज करे जाएंगे, उनको कोविन ऐप पे वेरीफाई करा जाएगा वही है, फिर वैक्सीनेट करा जाएगा। उसके आधे घंटे बाद उनको रखा जाएगा, कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए और उसके बाद उनको भेज दिया जाएगा। वो कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस उनके मैसेज अपने आप फ़ोन पे आ जाएगी कि आपको फर्स्ट डोज लग चुकी है और आपकी सेकेंड डोज कब ड्यू है और आपने कब लगवानी है वो भी उनके मोबाइल पे अपने आप मैसेज आ जाएगा। करनाल में एसटीएफ हरियाणा की हिसार टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ हिसार की टीम ने करनाल के मेरठ रोड से एक ट्रक से 30 किलो की अफीम बरामद की है। वहीं 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जो पटियाला के रहने वाले हैं। करनाल पुलिस व एसटीएफ की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 30 किलो अफीम बरामद की गई है। एसपी गंगाराम पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि एक ट्रक गुवाहाटी से चला था जिसमें 2 लोगों ने 30 किलो अफीम वहां से खरीदी थी और वह पंजाब में जाकर के ज़्यादा रेट पर बेचना चाहते थे। वहीं एसटीएफ की टीम को व करनाल पुलिस को इसकी सूचना मिली और उन्होंने मेरठ रोड से दोनों को ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया और जब तलाशी ली तो उनके पास से 30 किलो अफीम व उनके ट्रक से 8 लाख रुपये नकदी बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और 8 लाख रुपए व 30 किलो अफीम को जब्त कर लिया गया। आज आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि 12 दिन का रिमांड की मांग की गई है। फिलहाल देखना है कि अदालत कितने दिन का रिमांड उनको देती है। पुलिस की टीम पूरी जाँच कर रही है। करनाल से केसी आर्या, इंडिया न्यूज़। रोहतक की जनता कॉलोनी में 3 बदमाश एक ज्वेलर्स की दुकान से 2 किलो चांदी, सोने के जेवरात और 8,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। ज्वेलर्स की दुकान के पास स्कूल में लगे सीसीटीवी में
तीनों बदमाश घटना को अंजाम देकर बाइक पर भागते हुए कैद हुए हैं, जिसके बाद ज्वेलर्स ने तीनों बदमाशों को पहचान लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनीपत के वार्ड 3 से जिला पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे सेक्टर 23 निवासी दिल्ली पुलिस के जवान को व्हाट्सएप कॉल कर 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। कॉल करने वाले ने खुद को मुंडलाना गांव का बताते हुए रंगदारी देने की मांग की है। पीड़ित ने मामले की शिकायत सेक्टर 23 चौकी पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हांसी पुलिस ने कॉलेज के सामने कई कैफे पर छापे मारकर जांच की। कैफे मालिकों को कैफे में चल रहे अनियमितताओं को लेकर आदेश दिए गए। अगर कुछ गलत पाया गया तो कैफे मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की विशेष 1 दिवसीय परीक्षा का आयोजन 19 जनवरी को करवाया जाएगा। कोरोना काल में परीक्षाओं को लेकर जहां अभिभावक और अध्यापक पूरी तरह से सशंकित थे, वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इन परीक्षाओं का प्रपोजल प्रदेश सरकार व शिक्षा महकमे को भेज दिया है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह की बात करें तो 20 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य परीक्षाएं होनी अब तय बताई गई हैं। हालांकि प्रपोजल भेजा गया है, प्रपोजल के बाद ही प्रदेश सरकार अब क्या निर्णय लेगी वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल की अगर बात करें, ना केवल 30% जो पाठ्यक्रम था उसमें कटौती की गई है, बल्कि 50% जो प्रश्न है वो कहीं न कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप वो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। और जिस तरह से माना जा रहा था कि परीक्षाएं अब कब होंगी, ऐसे में क्योंकि ना केवल पाठ्यक्रम घटाया गया है बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी प्रश्न पत्रों में डाले जाएंगे, उसके बाद कहीं न कहीं अब ये आसार बन गए हैं कि परीक्षाएं 20 अप्रैल के बाद ही हरियाणा में 10वीं और 12वीं की हो पाएंगी। तिथि बाद में मुकर्रर हालांकि की जा रही है, लेकिन विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो कि एग्जामिनिंग बॉडी है, जो कि परीक्षाएं आयोजित करवाता है, उसके द्वारा भी ये तिथियां तय सी कर दी गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। लिंगानुपात में सिरसा जिला एक बार फिर से प्रदेश में सबसे टॉप पर पहुंच गया है। दिसंबर महीने तक सिरसा जिले में 1000 लड़कों के पीछे 949 लड़कियों का जन्म हुआ। प्रदेश में दूसरे स्थान पर पंचकुला और नूंह जिला रहा। दोनों ही जिलों में 939 लड़कियां पैदा हुई हैं। इसके अलावा तीसरे स्थान पर धर्मनगरी, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद जिला है। हरियाणा भर में 2020 में 5,37,996 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से 2,79,869 लड़कों ने जन्म लिया, जबकि 2,58,127 लड़कियां पैदा हुई हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।